नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद के मानसून सत्र का 17वां कल हो गया। समय से पहले हो गया, होना आज चाहिए था लेकिन एक दिन पहले ही कर दिया गया। और देखिए कि सत्र से ठीक एक दिन पहले एक ऐसा विधेयक लाया गया जो कि पारित नहीं हो सकता है। न तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक न तो लोकसभा में पारित हो सकता है, न ही राज्यसभा में, क्योंकि 2/3 बहुमत उसके लिए चाहिए और वो 2/3 बहुमत किसी भी सदन में सरकार के पास नहीं। पर उसको लाया गया तो लाकर उसको जेपीसी के पास भेजा गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, आपको याद होगा कि इस मानसून सत्र की शुरुआत एक ऐतिहासिक घटना से हुई थी। 21 जुलाई को इस मानसून सत्र की शुरुआत हुई। 21 जुलाई को राज्यसभा के सभापति उस समय के जगदीप धनखड़ साहब ने पहले दिन, मानसून सत्र के पहले दिन सदन का संचालन किया बेहतर तरीके से। और शाम होते होते और दोपहर के बाद उन्होंने जो नियमित रूप से सत्ता पक्ष के विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं, मिलने जुलने का कार्यक्रम हुआ, मीटिंग्स हुई। लेकिन अचानक शाम को उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों से, कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं। अगले दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी 21 जुलाई को, तब से लेकर आज तक जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं किसी को नहीं पता। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो कहां है। द ग्राउंड रिपोर्ट पर हमने भी वीडियो के जरिए ये जानने की कोशिश की और बताया भी अपने दर्शकों को कि उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज एक महीना पूरा हो गया और कल राहुल गांधी ने इस मसले का जिक्र किया लोकसभा में भी कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब हैं कहां पर। कुछ भी उनका नहीं पता चल रहा है। इतने वाचाल व्यक्ति, इतने बोलने वाले व्यक्ति, लोगों से मिलने जुलने वाले व्यक्ति अचानक खामोश क्यों है और कहां पर है, कहां उनको कैद करके रखा गया है। क्योंकि कैद ही करके रखा जाएगा, यही कहा जाएगा। न तो उनके परिजनों से किसी का संपर्क हो रहा है, न ही उपराष्ट्रपति का जो सरकारी बंगला है वहां पर उनसे किसी का संपर्क हो रहा है, न ही उनके पैतृक निवास राजस्थान में झुंझुनू के जहां वो रहने वाले हैं वहां किसी से संपर्क हो रहा है। और यहां तक कि उनका जो निजी स्टाफ हुआ करता था उपराष्ट्रपति रहते हुए, उस निजी स्टाफ के लोगों के जरिए भी कुछ नहीं पता चल रहा है कि धनखड़ साहब कहां पर है। और एक बात यहाँ पर, चूंकि एक महीने के भीतर ये उपराष्ट्रपति के लिए जो सरकारी बंगला मिला रहता है उसको खाली करना होता है। अभी तक उसको खाली करने की प्रक्रिया, बीच में ये हुआ कि उनका बंगला भी खाली करा लिया गया है। लेकिन फिर ये सूचनाएं आई और ये सारी अनाधिकारिक सूचनाएं हैं कि अभी उनका बंगला खाली नहीं कराया गया है। और जो शहरी विकास मंत्रालय होता है जिसके अधीन ये संपत्ति विभाग होता है, यानी जो बंगलों को अलॉट करता है, बंगलों को खाली कराता है, ये विभाग जिसके पास है, मंत्रालय के पास, उस मंत्रालय की ओर से ये खबर आई है कि उपराष्ट्रपति के लिए, चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को दिल्ली में एक सरकारी बंगला मिलता है, तो उनको जिस लेवल का टाइप 8 का बंगला होता है वो बंगला उनके लिए चुन लिया गया है। और अगर वो उनको पसंद नहीं आएगा तो कोई दूसरा बंगला भी दे दिया जाएगा। लेकिन धनखड़ साहब को बुलाकर उनसे पूछा नहीं गया कि आपको कौन सा बंगला चाहिए, कहाँ रहना चाहते हैं, किस तरीके का, कोई इस तरह की जानकारी नहीं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं, किस हालत में है। चूंकि हालत की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो इस्तीफा अपना दिया उसमें सीधे तौर पर कहा कि स्वास्थ्य कारणों से हम इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा और उसमें कोई बात नहीं कही गई। लेकिन बहुत सारे सवाल उसी दिन उठ रहे थे, उसके बाद भी उठते रहे कि उनके इस्तीफे देने के पीछे कई सारी खबरें हैं, कई सारे सवाल हैं। और यहाँ तक कि जिस ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने की बात थी, विपक्ष उस चर्चा की मांग कर रहा था, उस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली थी, ये कहा गया। हालांकि बाद में सरकार को स्वीकार करना पड़ा। जवाब ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे गए सवालों का भले ना आया हो, लेकिन उसको, चर्चा को स्वीकार करना पड़ा। पर यह मुद्दा भी कहा गया था कि लोकसभा में तो नहीं स्वीकार हो रहा है, लेकिन राज्यसभा में चर्चा के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा जब पहले दिन के बाद SIR, बिहार में जो SIR की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसको लेकर जबरदस्त विवाद हो रहा है।
पूरे सत्र के दौरान उस पर चर्चा की मांग की गई। चर्चा की अनुमति नहीं देने की वजह से पूरे सत्र में कुछ देर के लिए ही सदन चला, बाकी पूरा का पूरा सत्र जो है वो बिना चले रह गया। जो थोड़ा बहुत काम हुआ, हालांकि परसेंटेज के हिसाब से 31% और 39% का आंकड़ा दिया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सदन जैसे ही शुरू हो वैसे ही उसको एडजर्न कर दिया जा रहा था। लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। देखा भी हम लोगों ने कि सांसद जब वहां से पूरा का पूरा विपक्ष मार्च करते हुए और चुनाव आयोग तक जा रहा था तो पूरे विपक्षी सांसदों को एक साथ हिरासत में ले लिया गया। यह भी एक दुर्लभ घटना है, पहली बार ऐसा हुआ होगा। पर यह सारी चीजें हुई, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब इन सब के बीच में कहाँ हैं, इस बात का जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है कि जगदीप धनखड़ साहब कहां पर है। और यह सवाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठा रहे हैं। बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं कपिल सिब्बल साहब। उन्होंने ये पूछा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी आप बताइए कहां पर है। बाकायदा उन्होंने नाम लेकर पूछा, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो आखिर सवाल उठ रहा है कि कहां चले गए वो। क्या वो बीमार हैं, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो क्या उसके बाद वो किसी अस्पताल में भर्ती हैं। उपराष्ट्रपति का भले ही अब वो पूर्व हो गए हों, लेकिन उनका एक प्रोटोकॉल होता है। अगर किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती होंगे तो वहाँ से उनकी सूचना आएगी, उनके भर्ती होने की सूचना आएगी, प्रेस रिलीज वो अस्पताल जारी करेगा, एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है। लेकिन स्वास्थ्य, इसका मतलब किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती नहीं है, क्योंकि ये सारी सूचनाएं नहीं आ रही। तो फिर वो कहाँ पर है। उपराष्ट्रपति के आज जो सरकारी निवास है वहाँ भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि न तो निजी स्टाफ, न ही उनके परिवार की तरफ से और न ही खुद उनकी तरफ से कोई इसकी सूचना दी गई। दूसरी बात यह कि जिस तरह से पहले दिन उन्होंने राज्यसभा के सदन का संचालन किया, तो कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा था कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। हाँ, कुछ समय पहले वो एम्स में इलाज के लिए गए थे, लेकिन वो रूटीन चेकअप जैसा था और उसके लिए गए थे, तो कोई उनको दिक्कत ऐसी नहीं थी। अचानक इस्तीफा उन्होंने दिया। दूसरे, जगदीप धनखड़ साहब वकील व्यक्ति हैं, पेशे से वकील रहे हैं, कई पार्टियों में रहे हैं और बहुत सारे पदों पर रहे हैं, काफ़ी बोलते हैं, वाचाल हैं। उन एक महीने से न तो उन्होंने कोई किसी सार्वजनिक जगह पर वो दिखाई दिए हैं, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कोई बयान दिया है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया इसके बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं बताई। तो इतने सारे सवालों के बीच आखिर जगदीप धनखड़ के बारे में सरकार कोई जानकारी क्यों नहीं दे रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कुछ छिपाया जा रहा है? क्या कोई ऐसी चीज़ है छिपाई जा रही है? क्या जगदीप धनखड़ साहब को वास्तव में कैद करके रखा गया है ताकि वो बाहर न निकलने पाएँ, किसी से कोई बात न करने पाएँ? अगर ऐसा है भी तो आप कितने दिन उनको कैद में रखेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। और इस बीच आप ये भी देखिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, नामांकन एनडीए गठबंधन की तरफ से हो गया, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का भी नामांकन हो गया और अब 9 सितंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, मतदान होने वाला है। लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जिनके इस्तीफे की वजह से ये चुनाव हो रहा है, उनका अब तक कोई अता पता नहीं। तो आखिर सरकार क्यों इस बात की जानकारी जनता को नहीं दे रही है कि जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं, वह स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, कहीं और हैं, बाहर चले गए हैं, किसी दूसरे देश में चले गए हैं, घूमने चले गए हैं या इलाज के लिए कहीं बाहर चले गए हैं? कुछ तो जानकारी आनी चाहिए। लेकिन अगर ये जानकारी नहीं आ रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो सवाल और आरोप हैं वो लगते रहेंगे और वो लग भी रहे हैं। कहा यह जा रहा है, जो खबरें आई, और चूंकि सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सबके अलग अलग सोर्सेज हैं, कि जगदीप धनखड़ साहब, ये आशंका थी सरकार को कि शायद वो विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर और एनडीए के घटक दलों में शामिल जो पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर मोदी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसी खबर भी है तो फिर इस तरह से अब जब उन्होंने पद से इस्तीफा ही दे दिया है, पद छोड़ ही दिए हैं, तो फिर उनको इस तरह से छिपा कर रखने की क्या ज़रूरत है?
और ये भी बात है कि जो अगर ये कहा जा रहा है तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वो बात सामने भी निकल कर आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू की पसंद के उम्मीदवार हैं। चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी एनडीए गठबंधन में, लेकिन उनकी पसंद के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन बना रहा है। और इसको देखते हुए पूरी सरकार बेचैन है कि अगर कहीं ऐसा हो गया और क्रॉस वोटिंग की स्थिति आ गई तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और मुश्किल यहाँ तक बढ़ सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए गठबंधन का जो कैंडिडेट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, कहीं ऐसा ना हो कि वो हार जाए, क्योंकि मार्जिन ही बहुत कम है दोनों के बीच का। यानी जो इंडिया गठबंधन के जो वोट्स दिखाई पड़ रहे हैं और एनडीए गठबंधन के वोट्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन थोड़ा ही ज़्यादा उससे दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो अगर ये क्रॉस वोटिंग हो गई तो ये मामला पलट जाएगा। और ये जो बेचैनी की तस्वीरें हैं, बेचैनी की स्थिति है, परेशानी की स्थिति है, कल देर शाम जब साइनेडाई हुआ यानी इस लोकसभा का सत्रावसान कर दिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ स्पीकर ओम बिरला की एक तस्वीर आई जिसमें बहुत ही गमगीन स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे नेता। ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। और जिस तरह से तमाम मुद्दों पर सरकार पूरे मानसून सत्र के दौरान घिरी रही, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर का मुद्दा हो, पहलगाम हमले का मुद्दा हो, या फिर वो एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, आपने देखा किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रहे थे, विधेयक की प्रतियां फाड़कर उनके सामने फेंकी गई और चौथी रो में बैठकर उन्होंने इस विधेयक को पेश किया। और बीजेपी की ही एक सांसद है कंगना रनावत, हिमाचल प्रदेश के मंडी से वो सांसद हैं, उन्होंने तो ये दावा किया कि अमित शाह के ऊपर पत्थर फेंके गए। तो जिस तरह से हमने आज जो दृश्य देखा पार्लियामेंट में, कोई भी सभ्य समाज जो है उसको देखकर मैं कहूंगी कि शर्मसार हो जाएगा। जो विपक्ष के नेता लोग हैं वहां पे आके जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे, उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पत्थर सांसदों के हाथ में आए कैसे? संसद के भीतर वो लेकर, सदन के भीतर लेकर वो पत्थर कैसे चले आए? उस पत्थर को उन्होंने फेंक भी दिया और फेंकने के बाद अमित शाह के ऊपर कोई एक भी पत्थर लगा भी नहीं, या फिर लगा हुआ हो तो इसकी जानकारी छिपाई जा रही है। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं और सरकार उनके बारे में कोई सूचना क्यों नहीं दे रही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।